नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुकन्या शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी कल तक हमने लास्ट के जो लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा कि पार्टीशन हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी आ गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज करें कि जिसका विजन था, जिसमें फिलोसफीज दी थी कि हम अपना संविधान कैसा बनाएंगे, कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, कि कोई डिप्रेस्ड क्लास है या कोई कास्ट के बेसिस पे, किसी रिलीजन के बेसिस पे किसी के बीच में अंतर ना किया जाए। चाहे वो किसी भी चीज का अंतर हो, चाहे वो उसको जॉब देने के लिए हो या उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो या मंदिर जाने के लिए हो, तो किसी भी तरह का अंतर ना किया जाए। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को कुछ कुछ अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इंडिया की टेरिटरी भी डिफाइंड हो, है ना। ये सारी चीजें जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताई थी। तो हम उसके आगे कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम उन्होंने और किन किन चीजों का ध्यान रखा, वो सब चीजें हम देखेंगे। अब देखो, संविधान बनाते हुए अगर भारत का संविधान अगर हम देखें तो भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज भी बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, मतलब हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग जगहें हैं। एक नॉर्थ वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, साउथ वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है ना। कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं, कुछ लोग गुजराती में बात करते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिसमस बनाते हैं, कुछ लोग जो है होली बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, और कुछ लोग पोंगल भी बनाते हैं। तो अलग अलग फंक्शंस हैं, भाषा के अलग अलग विविधतापूर्ण जो है हमारा बहुत भारत है। बनाना कोई छोटी बात नहीं थी, तो उनको बहुत टेंशन थी। एक तरह से वो काफी सोच में थे कि हम अब सबके लिए हमने एक ही चीज बनानी है। इतने सारे अलग अलग लोग हैं और सबके लिए एक ही बुक में हमने सारे प्रोविजंस देने हैं, सारी चीजें देनी है, सारे रूल्स बनाने हैं, है ना। तो काफी उन्होंने सोच के ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ लोगों को डिवाइड कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग तो काफी थे, है ना। 299 सीट्स थी, 299 लोग थे उसमें से। चलो ठीक है, 211 लोगों ने पहले अटेंड किया, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जो रियासतें थी उन रियासतों में, रियासतें क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने ये सोचा था कि हम नहीं आएंगे, और वो इलेक्शन में आए भी नहीं थे, है ना। 93 सीटें जो थी वो खाली की खाली रह चुकी थी। तो बाद में पर उनको लगा कि अब कुछ अच्छा बन रहा है ना, कि 60 देशों का पढ़ा संविधान, और अगर उनको लग रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही थी, अभी तक तो डेवलपमेंट हुआ, रेलवे बन गया, ये बन गया, तो उन्हें लग रहा था कि हमारा भी साथ साथ में कुछ उनको आकर्षित किया, है ना, कि हम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा ज्वाइन कर लेते हैं और पार्ट लेते हैं, इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ था। आज के टाइम पे अगर आप देखें, जो मैंने आपको मैप कल दिखाया था, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें हमने देखा था कि जो प्रोविंसेस थे और रियासतें थी, जो प्रांत थे गवर्नमेंट की और जो रियासतें थी, वो कितनी अलग अलग जो है इंडिया में फैली हुई थी। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रियासतों को मनवाते नहीं कि आप भारत में आइए, भारत को ज्वाइन कीजिए, तो भारत का मैप आज ऐसा नहीं होता जैसा हम आज के टाइम पे इसको पढ़ते हैं, है ना। कमिटीज बना दी। कमिटीज मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उन कमिटीज का एक हेड होता है। जैसे कि फाइनेंस कमिटी की, चलो आप खर्चा देखना कि जहां जो खर्चा हो आप अपने हिसाब से देना और उसको नोट डाउन भी करते रहना, है ना। दूसरे का था कि आप फंडामेंटल मौलिक अधिकार बनाएंगे, तो आप लोग सजेस्ट करोगे, आप लोग दूसरी कंट्रीज के मौलिक अधिकार पढ़ोगे और फिर हम उसमें से चूज करके अपने हिसाब से चेंजेस करके मौलिक अधिकार हम रखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ लोग थे कि जिन्होंने कहा कि अलग अलग प्रोविंसेस की जो जो रिक्वायरमेंट है
आप वो बताएंगे हमें उनको क्या जरूरतें हैं, किस तरह का कानून लाके हम उनको बराबर रख सकते हैं, सब में काम बराबर डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने 8 मेजर कमिटीज बनाई और 13 माइनर कमिटीज बनाई और छोटी छोटी कुछ एक कमिटीज और भी थी। तो ये थी 8 मेजर और तो 13 माइनर वो कमिटीज पढ़ना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8 जो है मेजर कमिटीज है उनको हम पढ़ेंगे। पहली कमेटी जो आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, हर एक कमेटी का एक प्रेसिडेंट भी होता था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। इसीलिए वो फादर ऑफ, क्योंकि इन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्ट करना क्या होता है? इन्होंने उसको प्रारूप दिया था, मतलब उसको ऑर्गेनाइज किया था। अब हमने ये चीजें उठा के दे दी कि हाँ हमारे संविधान में ये चीज होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये सब चीजें किसने की? B.R. अम्बेडकर जी ने, ठीक है। दूसरी कमेटी थी हमारे पास यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये दोनों कमिटीज जो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में थी और ये इन दोनों कमिटीज के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इनका ये काम था, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही कि और क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड करेंगे और क्या क्या चीजें हम इसमें लाएंगे, वो बताई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसीलिए हेड भी ऐसा नहीं है, इनके अंडर और भी लोग थे जो कि इस कमेटी के पार्ट थे। जैसे इसमें 6 मेंबर्स और थे, इस कमेटी में 6 मेंबर्स और थे। के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, पर मैं ये बहुत जरूरी से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, हिंदी में बोलूं तो प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। पावर कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान समिति कमेटी किसके अंडर आती है? जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में आती है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके अंडर में आती है? वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर में आती है। तो यही मैंने बात की थी कि जो प्रोविंशियल पावर की कमेटी जो मिली थी, प्रांतीय संविधान समिति जो थी, वो वल्लभ भाई पटेल जी को मिली थी और इन्होंने उस कमेटी में बहुत ही अच्छा काम किया। मौलिक अधिकारों की सलाहकार कमेटी की मौलिक अधिकार किस तरह के होने चाहिए, जैसे कि हम पढ़ेंगे 12 से आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपके जो है मौलिक अधिकार आते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरह से आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्या क्या टाइटल्स नहीं होने चाहिए, ये सब एडवाइजरी कमेटी के हेड भी वल्लभ भाई पटेल थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इन्होंने प्रोविंसेस को जो कन्विंस किया है ना, कुछ रियासतें जो हमने देखा जो पार्ट नहीं ले रही थी और कुछ रियासतों को वल्लभ भाई पटेल जी ने मनवाया, उनको बताया कि उनके लिए ये कितना अच्छा रह सकता है जो अगर वो भारत में आए। और आज देखिए तो भारत एक कंप्लीट मैप है, नहीं तो कुछ कंट्री अलग भी रहती। 2-3 रियासतें ऐसी थी जिनको थोड़ा सा फोर्सफुली हमको ऐड करना पड़ा, जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर वाले रियासत थी। पहले तो उन्होंने कहा कि हम अलग रहेंगे, लेकिन बाद में चलो वो लोग भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू आ गए थे भारत देश में। हैदराबाद में हमने थोड़ा सा और मतलब पुलिस फोर्स के थ्रू लाया। कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो हमें बाद में समझ में आता है कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही थी। तो ये काम था हमारे लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने। अब क्या होता है, बीच में आ जाती है बात कि अभी हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया है, ठीक है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन की उससे पहले कई बैठकें बैठी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ था। पहला जो ड्राफ्ट था, ठीक है, सबने अपना अपना डाटा इकट्ठा कर लिया, सब अपने अपने ये मौलिक अधिकार के लिए ले आए, ये रिजर्वेशन के लिए ले आए, कुछ जो है ट्राइबल्स के लिए ले आए, कुछ हम रखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम रखेंगे, ये सोर्स ले आए। तो अलग अलग जगह से सब अपने अपने सोर्स ले आए और
जो बैठक बैठी थी, जो ड्राफ्ट की, वो बैठी थी। उसके बाद दूसरी बैठक आती है, अक्टूबर में, 1947 की बात है ये भी। और उसके 1947 में वहां पे इन्होंने कर दिया था, किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने। उसके बाद इस पे डिस्कशन ही हुआ है 1949 तक इसमें डिस्कशन हुआ। 2 साल जो डिस्कशन हुआ, उसके बीच में जो है इन्होंने कम से कम 7,500 अमेंडमेंट्स इन्होंने बोला कि ये चेंज। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, उसमें कुछ बदलाव करना, चेंज करना, ठीक है। उस जो जिस तरह से वो चीज आपके सामने रखी गई है, उसमें कुछ चेंज करके उसको और अच्छा बनाना है ना। तो 7,500 प्रपोज की गई, और उसमें से ऐसा नहीं है कि 7,500 अमेंडमेंट्स की इन्होंने लगभग 2,500 के आसपास। फिर भी 2,500 बदलाव लाना कितनी बड़ी बात है। लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम आगे अगर फीचर्स में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि लेंथीएस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखा रूप में जो हम, ठीक है। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा बनाया है आपने कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें ली है, सारी अच्छी चीजें ली है। जिन लोगों ने कुछ ज्यादा मेहनत की होगी, ऑब्वियसली उन लोगों को लगा होगा कि हाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, और सच में ही बहुत अच्छी चीजें हैं जो आज तक भी हमें फंडामेंटल राइट्स हमें मिले, हम फ्रीली रह रहे हैं, है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये राइट हमें ऐसा कि हम अपना, अगर हमारे से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये राइट हमें फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं कि अगर हमारा कोई राइट छिन रहा है। तो ये कितना अच्छा प्रोविजन है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने इसको आलोचना भी की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बोलते हैं कि 2 साल लगा दिया आपने, मतलब आप तो समझो कि 3 साल ही लगा दिए, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन, एक तरह से 3 साल ही हो गया, है ना। तो कुछ लोग इस बात के लिए भी, क्योंकि वो काम करते करते अब थक चुके थे कि 2 साल हो गए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बना रहे हैं, कि अब चलो अब इसको लागू भी कर देते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये बना था 26 नवंबर को, पास हो गया कि हाँ सबने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आपका 26 नवंबर 1949 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसको आज ही से लागू भी कर देते हैं। पर अब एकदम से जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए और कहते कि नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। अब सब लोग हैरान हो गए, सब लोग बैठे हैं मीटिंग में कि क्यों लागू क्यों नहीं करना है, अभी बन गया है, अब 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल लगा ही दिए हैं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है लागू करने में, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि चलो आप याद करो 1929 का वो दिन जब उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस का गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा कि आप याद करो 1929 का दिन। 1929 में तो अब सारे लोग तो कांग्रेस के नहीं थे, कुछ लोग रियासतों से भी आए थे बाद में नॉमिनेट होके, तो वो लोग, उनको जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा भी सुनने को मिला कि हम थोड़ी ना कांग्रेस से हैं, हमें क्या याद कि क्या हुआ था उस टाइम पे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि 1929 में जनवरी 26 में उन्होंने रावी नदी के किनारे में पूर्ण स्वराज अपना एक उद्देश्य चुन लिया था कांग्रेस के लिए, कि अब कांग्रेस एक ही चीज के लिए काम करेगी और वो है पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो फिर बाकी सब लोग उनके थोड़े अगेंस्ट थे कि क्यों अब इसको और लंबा क्यों खींचना है और 3 साल तक क्यों खींचना है। लेकिन हमारे चाचा नेहरू, और उनकी बात को डिनाई करना भी थोड़ा रिस्पेक्टफुल नहीं था, तो उनकी बात माननी ही पड़ी सबको, और इसलिए हमारा रिपब्लिक कंप्लीटली हमारा माना जाता है जनवरी 26। लेकिन अब नवंबर 26 को तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जो काम करनी ही, इनैक्ट आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। जैसे कि सिटीजनशिप, या आपके इलेक्शंस होने वाले थे 1950 में, तो वो कैसे होंगे, वो कुछ 2-3 चीजें उन्होंने
26 नवंबर से ही लागू कर ली, लेकिन 80% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 80% भाग जो था संविधान का, वो 26 जनवरी से ही काम में लागू हुआ। ठीक है। और जो है सील जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी हाथी। हाथी जैसा विशाल था हमारा संविधान। ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ है हमारा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया। कैलीग्राफर्स थे। कैलीग्राफर्स क्या होता है? कैलीग्राफी होता है कि जिसमें आप बहुत शब्दों को बना के लिखते हो। आप सर्च करोगे, आप देखोगे तो अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग्स होती है, अलग अलग तरह की कैलीग्राफीज होती है कि आप कितना शब्दों को डिजाइन करके आप अपने वर्ड्स लिखते हो। ठीक है। तो जो हिंदी में लिखा था, पूछते हैं एग्जाम में, तो हिंदी में किसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था? वसंत केशव वैद्य ने। इंग्लिश में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायसादा जी ने। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मतलब जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स या सबसे मुख्य फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, विशेषताएं। मुख्य यानी सेलिएंट विशेषताएं। ठीक है। तो सबसे पहला ही विशेषता ये है कि ये सबसे लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हाथ से लिखा हुआ, नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके का जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं लिखा ही नहीं है, वो भी लिखा हुआ है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको बोलते हैं जो कि संविधान सभा ने बनाया है। और यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान सभा ने नहीं बनाया है। उनके कुछ एक लॉज जो है वो मोनार्क से फॉलो करते हैं, जो उनके क्वीन है वो उनको बताते हैं। कुछ एक रूल्स हैं जो उनके गवर्नमेंट से आते हैं, कुछ एक रूल्स है जो वो ऑन द स्पॉट बनाते हैं। चलो आज किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसके साथ उसके हिसाब से रूल बनाती है। तो इनका जो पता है, इनका कुछ ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि जहां अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ये कहीं लिखा ही नहीं है, वो बस बातों बातों में कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कागज से है, लेकिन उसको किसी संविधान सभा ने नहीं बनाया, इसलिए वो अनरिटन बोला जाता है। और जिसको संविधान सभा ने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, उसको हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया पहला फीचर। दूसरा आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सोर्सेज क्या होता है? स्रोत। ये हमने बहुत जगहों से अपना संविधान की चीजें उठाई हैं। जैसे कि बताओ, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, ये हमने यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो हमने यूएसएसआर से लिए हैं, है ना। इमरजेंसी डीपीएसपी जो हमने ली हैं, पॉलिसीज स्टेट पॉलिसीज जो हमने ली हैं वो हमने ली है आयरलैंड से। तो अलग अलग कंट्री से वेरियस सोर्सेज से जो है हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठाया। और ये किसका बहुत मेजर फीचर है, क्योंकि बना ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है अलग अलग सोर्सेज से है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर सोर्स है, जो कि है सोर्स था, ये चीज आपने नहीं भूलनी। ठीक है। मेजर पार्ट इसका ये एक्ट था, लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो अलग अलग कंट्री से ली है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी क्या होता है? कठोरता, मतलब जो चीज रिजिड होती है, जो जिसको आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिश्रण है। ठीक है।
कुछ कुछ जगह पे जहां पे हम नहीं चाहते कि ये चीज तो चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, ये चीज फंडामेंटल मौलिक अधिकार लोगों के नहीं छीनने चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए आपको जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती है, कि पार्लियामेंट में अगर आप उस चीज को, उस कानून को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 2/3 मेजोरिटी से आपको वो कानून पास करना पड़ेगा। कुछ चीजें अगर आपको अपनी जगह कंट्री की, मान लो अगर आपको अपनी कोई जगह दूसरी कंट्री को देनी है, तो आपको पार्लियामेंट अकेला उस चीज में डिसीजन नहीं लेगा, उसके साथ साथ उनको 50% स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप जो है अपनी कंट्री का हिस्सा दे सकते हो नहीं दे सकते हो। तो कुछ चीजों में हमारा संविधान बिल्कुल कठोर है कि ये चीजें इतनी आसानी से आप इसको बदल नहीं सकते हो, और कुछ चीजें बहुत सिंपल सी चीजें अगर आपको चेंज करनी है, थोड़ा बजट का हो गया, कुछ नया कानून लाना है, तो ये सारी चीजें हमारी, हमारा कानून जो है मिश्रण है कठोरता का और लचीलेपन का। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, फेडरेशन की बनने की बात हो रही थी इंडिया की। तो फेडरेशन क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक स्टेट है वहां पे टेक्सास, दूसरा स्टेट है वहां पे न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये पहले न्यूयॉर्क बन गया, फिर टेक्सास बन गया, और फिर कुछ समय बाद जैसे 50 और स्टेट हैं। तो इन 50 स्टेटों ने, ये स्टेट्स ऑलरेडी बने हुए थे, तो ये स्टेट साथ में आए, संघ में आए, और इन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। ठीक है, इन स्टेट्स का अपना संविधान अलग है और यूएसए का अपना संविधान अलग है, तो ये होता है फेडरेशन। और इंडिया क्या है? यूनिटरी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूएसए क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे यूपी, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये स्टेट्स जो है ये भारत के अंदर हैं, ये स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत इनको जो है डिवाइड कर सकता है या जोड़ सकता है, जैसा कि हुआ भी है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, या यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, है ना, झारखंड बिहार अलग हो गए। जो भी है वो अंदर अंदर जो है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा कुछ नहीं है कि ये बना। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो फेडरल का क्या मतलब होता है कि पावर्स डिवाइडेड होती है ना। तो इंडिया में ऐसा भी है कि फेडरेशन भी है, फेडरल ऑफ स्टेट्स भी हैं, जिसमें जो है पावर डिवाइडेड है, कि कुछ पावर हमने स्टेट्स को दे रखी है कि लैंड से रिलेटेड लॉ आप बना दिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप अपने हिसाब से देखे, पुलिस आप अपने स्टेट अपने हिसाब से रख सकता है, एक अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे डिफेंस का हो गया, ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स दूसरी कंट्री में जो बात करेगा ये सेंटर करेगा। तो ये डिवीजन ऑफ पावर ये आता है फेडरेशन में। और यूनिटरी बायस होता है, जैसे कि सेंटर वाली जो चीजें कवर करेंगी, जो कि हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल अफेयर्स जो है सेंटर देखेगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें, सिटीजनशिप है, फीचर है, यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है सिटीजनशिप। हमें एक ही सिटीजनशिप होती है, जैसे हम इंडियंस है सारे, पंजाब में रहने वाला भी भारतीय है, मध्य प्रदेश में रहने वाला भी भारतीय है, छत्तीसगढ़ में रहने वाला भी भारतीय है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। फेडरेशन में न्यूयॉर्क में रहने वाले की अपनी अलग सिटीजनशिप है और यूएसए की अलग सिटीजनशिप है। तो वहां पे जो है डुअल सिटीजनशिप चलती है, और भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ये सिंगल सिटीजनशिप का हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब संसदीय सरकार। संसद में पार्लियामेंट का पार्ट कौन होता है? प्रेसिडेंट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ राज्यसभा लोकसभा आता है, पार्लियामेंट में नहीं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आता है
पार्लियामेंट में लोकसभा तो आता ही है और राज्यसभा, वैसे ही ये हो गया गवर्नर, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो मतलब संसद जो है सेंटर में भी है और हमारा स्टेट में भी है। ये वाला फीचर जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये वाला फीचर भी हमने यूके से लिया है। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट फीचर है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सोवरेनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनको अपने डिसीजन लेने की पूरी आजादी है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब कुछ चीजों को हमने इंडिपेंडेंस दी हुई है, ऑटोनॉमी दी हुई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को पूरी ऑटोनॉमी है, अगर पार्लियामेंट कुछ गड़बड़ करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑटोनॉमी इसलिए दिया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट पे कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कि उनको जो है पार्लियामेंट किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना करे कि वो सरकार का फेवर करे। सुप्रीम कोर्ट को ऑटोनॉमी कैसे दी है, जैसे कि जो उनकी सैलरीज आती है, इंसान को यही होता है कि ठीक है कहीं हमारी नौकरी पे बात ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उनको ये सिक्योरिटी देने के लिए कि आपकी ऑटोनॉमी है, उनकी सैलरी अलग फंड से आती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के आने वाले आर्टिकल्स में। ठीक है, तो इस तरह से उनको ऑटोनॉमी दी है कि जिस तरह से उनको ऐसा ना लगे, उनको कोई भार ना लगे या उनको कोई इन्फ्लुएंस ना हो पार्लियामेंट का। ठीक है, तो जुडिशियल की अपनी सुप्रीमेसी है कि कुछ गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाता है और पार्लियामेंट अपने रूल्स खुद बनाता है अपने हिसाब से, उसको भी कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं है ना। कुछ गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा और पार्लियामेंट लॉ बनाने का अपना अलग से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यही बात जो ऊपर भी की जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात, सुप्रीम कोर्ट वो इंडिपेंडेंस दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस दी है, वो संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम है। कुछ भी अगर चेंजेस हम लाते हैं और वो डायरेक्टली अगर इफेक्ट कर रहा है हमारे संविधान को, तो हम उस चीज को मानेंगे नहीं, इसलिए सुप्रीमेसी मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सबको आपको पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, जो कि है मौलिक अधिकार। कि हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। अच्छा, एक चीज बताना हम भूल गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास लगभग 395 आर्टिकल्स थे और ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। तो यूएसए के कितने हैं, मेरे को लगता है उसके 7 आर्टिकल्स हैं, 7 या 8, अभी क्या पता 1-2 बढ़ गए हो। तो उसके कुछ सोचो, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे 7 से 8 जो है आर्टिकल्स हैं। इनिशियली जब ये आए थे तो 22 पार्ट्स थे और आज के टाइम पे हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। शेड्यूल्स जब इनिशियली आए थे तो 8 शेड्यूल्स थे और आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स है। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें आज के टाइम पे कम से कम 470 आर्टिकल्स हमारे पास आ चुके हैं। ऑलमोस्ट समझो कि 100 आर्टिकल्स पूरे ही होने वाले हैं, कि इतने आर्टिकल्स हम भी चेंज करते हैं चीजें, जो अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ बदलाव लाने हैं, नए आर्टिकल्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो है हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हमारे राजनीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये चीज ऐसी नहीं है कि इनको फॉलो करना ही है, ये स्टेट्स के लिए निर्देश होते हैं कि स्टेट को इस तरह से काम करना चाहिए कि लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। स्टेट को कुछ कानून बनाना है, कुछ रूल बनाना है तो सोसाइटी को नजर में रख के बनाना है, ठीक है। तो वो पॉलिसी है, ये वो सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं स्टेट्स फॉलो करनी चाहिए चीज। फिर हमारे पास फंडामेंटल, ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। और इसका आर्टिकल आता है आर्टिकल 51A। इसलिए लिखा है क्योंकि बाद में आया था ये, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन 1976 में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की, क्योंकि ठीक है अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर हम हक से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो हमें देश के लिए हमारे भी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए कि हमें जो फॉलो करनी है, उन ड्यूटीज को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप ये हमने पढ़ लिया। जो हमने कहां से लिए? हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप यूएसए, और यूएसए में क्या थी? ड्यूअल सिटीजनशिप, है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि एडल्ट फ्रेंचाइज, अब देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि जब एडल्ट हो जाता है आदमी, और फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि आप जो है अपना मत दे सकते हो, अपना वोट दे सकते हो। तो पहले जो है पुराने संविधान में जो पुरानी एज थी वो थी 21, ठीक है, कि 21 की उम्र में इंसान को एडल्ट माना जाता था और आदमी वोट देने के लायक माना जाता था, समझदार माना जाता था। लेकिन ये एज हमने 18 की एज में भी आदमी अब एडल्ट माना जाता है, और ये जो चेंज लाया है हमने, चेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि संविधान सभा ने जब संविधान का ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था, फाइनल किया था, तो जब पहली बैठक में उन्होंने ड्राफ्ट लाया था तो 7,500 अमेंडमेंट्स उन्होंने बताई थी, है ना, कि इतने ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेडली ये पूछा जाता है, चाहे वो सीडीएस, यूपीएससी, एनडीए कोई भी एग्जाम हो। तो ये 61st अमेंडमेंट से हमारी वोटिंग की एज, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्युलर स्टेट, कि भारत हमारा जो कंट्री है, जो देश है, वो एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब सारे रिलीजन्स, सारे धर्म हमारे लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं रिलीजियसली, या हमारा एक मुस्लिम देश है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी कंट्री का नाम क्या रखा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। अफगानिस्तान भी रिपब्लिक, बता दिया जी कि हम इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हमसे एक्सपेक्ट मत करना कि हम हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस देंगे, हमसे मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि हमने तो पहले बोल रखा है कि हम हैं इस्लामिक कंट्री। तो हम अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के लिए कुछ अलग रूल बनाते हैं या उनको कुछ फेवर करते हैं तो डोंट क्वेश्चन अस, तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये हमें बता दिया।
और इंडिया का नाम ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब पता है आपको? कि जिसका हेड लोग चुनते हैं, इलेक्टेड हेड। रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका हेड जो है लोग चुनते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, नॉमिनल हेड हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको उनको जो है हम इलेक्ट करके भेजते हैं कहीं ना कहीं। जो लोग हम मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन कि जो लोग हम इलेक्ट करके भेजते हैं वो लोग आगे चूज करते हैं कि ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो हमने उनको वो पावर दी होती है ना। तो रिपब्लिक का मतलब होता है जिसको लोग चुनकर भेजते हैं। तो इंडिया स्टेट है, हर रिलीजन इंडिया के लिए बराबर है। और ये इंडिया भी है, कौन से आर्टिकल में दिया है? 25-26 में हुई है बात, ठीक है। 27 में भी हुई है शायद कि टैक्सेस नहीं दे सकते हैं रिलीजन। जो रिलीजन अगर हम फॉलो करने प्रमोट करने के लिए, अगर अपना रिलीजन प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ज्यादा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स से बाहर रखते हैं, ठीक है। और ये जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपातकालीन प्रावधान कि इमरजेंसी में जो है पार्लियामेंट आ सकता है, सेंटर आ सकता है बीच में, और स्टेट्स काम नहीं करेंगे और सेंटर जो है आके अपना पावर होल्ड करेगा और अपने हिसाब से चीजें बनाएगा। तो 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी जो कि राज्य में लगती है सिर्फ, और तीसरी होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे स्टेट में हमारी कंट्री में, देश में अभी तक नहीं लगी है। भगवान की कृपा से अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि पैसे की इतनी तंगी हो गई, इतनी मुश्किल हो गई कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी। ऐसी एक बार आई थी 1991 में, लेकिन वो इमरजेंसी लगी नहीं थी। हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट कर लिया था, और इसलिए इमरजेंसी लगने के चांसेस नहीं है। आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 356, 4 आर्टिकल्स के गैप में है ये, ठीक है। आर्टिकल 352, 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक हमारे कंट्री में 3 बार लग चुकी है, और 2 बार वॉर के टाइम पे लगी थी। एक बार हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, दूसरी बार जब हुआ था चाइना के साथ, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और तीसरी बार किसी वॉर की वजह से नहीं लगी थी, वो लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस का एक रीजन दे दिया था कि कुछ हलचल ठीक नहीं है भारत में, देश में, तो इस करके उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। उसके बाद, इस इमरजेंसी के बाद, ये वाला प्रोविजन जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का प्रोविजन था, ये उन्होंने हटा ही दिया। कि ये क्या बात हुई? ये तो कोई क्लियर बात ही नहीं है ना कि जिसकी वजह से आप पूरे देश में इमरजेंसी लगा दो। तो ये वाला प्रोविजन बाद में हटा दिया था, और उससे पहले जो है ये हमारे 3 बार लग चुकी हैं। स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है, कहीं किसी भी स्टेट में कुछ भी दिक्कत आ जाती है, कुछ सरकार गिर जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, तो स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टेट में ही लगती है, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर फाइनेंसिस की दिक्कत आती है पूरे देश में, तो आज तक ऐसी कोई भी दिक्कत आई नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य
फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स तो हमने चलो कर लिए, सोर्सेज, सिटीजनशिप, आर्टिकल्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आके करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।